नमस्कार। जब आप अपनी जमीन या मकान, लैंड या बिल्डिंग को करते हैं और उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तो सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार स्टाम्प ड्यूटी चार्ज करने के लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निर्धारित करता है। उस वैल्यू को कहीं पर गाइडेंस वैल्यू कहा जाता है, तो कहीं पर सर्कल रेट के नाम से जाना जाता है, कहीं पर उसे जंत्री रेट कहते हैं, तो कहीं पर उसे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कहते हैं। इस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का कैपिटल गेन के कंपटीशन पर क्या असर होगा, यह आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 48 में जब कैपिटल गेन का कंपटीशन होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से कास्ट ऑफ इक्विशन कम होती है यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ इक्विशन कम होती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से। इस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को सेक्शन 50C जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसमें डिफाइन किया गया है, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसे माना गया है जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्रॉपर्टी की आंकी जाती है, और यदि जो एक्चुअल कंसिडरेशन है उस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी सेल वैल्यू मानी जाती है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाती है। यह बात और है कि यदि आपकी एक्चुअल सेल प्राइस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो वो वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाती है, सेल की कीमत मानी जाती है। तो आपके दिमाग में सवाल यह आ रहा होगा कि कभी यह सिचुएशन हो सकती है कि आपने प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट पहले कर लिया था और एक्चुअल रजिस्ट्री बाद में हुई। जब आपने सेल एग्रीमेंट इंटर किया था तब जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो कम थी, लेकिन जब आप एक्चुअल रजिस्ट्री करने जा रहे हैं उस समय वो रेट बढ़ गए। तो क्या एग्रीमेंट के समय जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कैपिटल गेन के कंपटीशन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी, या जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के दिन है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो प्रोविजन में क्लियर कर दिया गया है कि ऐसे केसेस में जहां पर एग्रीमेंट सेल के पहले हुआ है और उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन फिक्स हो गया था और वही कंसिडरेशन आप की रजिस्ट्री या सेल डॉक्यूमेंट में इंटर किया जा रहा है, कंसिडरेशन एग्रीमेंट में फिक्स हो गया था, और इसके बाद एग्रीमेंट की डेट को या उसके पहले पार्ट या फुल कंसिडरेशन जो सेल कीमत है उसका हिस्सा या पूरा अमाउंट कंसिडरेशन जो फिक्स किया था, जो कीमत फिक्स की थी, उसका पेमेंट हो गया है, और वो पेमेंट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू हुआ है।
यदि ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो जो एग्रीमेंट के डेट पर जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। एक और बात जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि यदि मामूली सा डिफरेंस है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल प्राइस में, तब भी क्या सेक्शन 50C के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे? तो यह क्लियर कर दिया गया है कि यदि एक्चुअल प्राइस और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू में डिफरेंस 10% से कम है, 10% से कम है, तो जिस कीमत पर आपने प्रॉपर्टी को सेल किया है एक्चुअल सेल प्राइस ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। एक सवाल और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह भी तो हो सकता है कि जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ने स्टाम्प ड्यूटी चार्ज करने के लिए फिक्स की है और जिसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है वो एक्सेसिव है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में आप असेसिंग ऑफिसर के सामने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को चैलेंज कर सकते हैं और यदि आप उसे चैलेंज करते हैं तो वह प्रॉपर्टी असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन के लिए रेफर करेगा और यदि उस वैल्यूएशन में जो प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू है वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम होगी तो वो अडॉप्ट की जाएगी। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वैल्यूएशन के वक्त आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा पाई जाए या आंक दी जाए, वैल्यू कर दी जाए। तो ऐसी सिचुएशन में यह क्लियर कर दिया गया है कि यदि आपने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को चैलेंज किया, असेसिंग ऑफिसर ने उसको वैल्यूएशन के लिए रेफर किया और वैल्यूएशन ऑफिसर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, गाइडेंस वैल्यू, सर्कल रेट या जनरल रेट से ज्यादा आंकता है तो उस केस में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।